नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूनिट 3 का लास्ट पार्ट। ठीक है, ये पार्ट 3 है और उससे पहले मैं 2 पार्ट और डाल चुका हूँ यूनिट 3 के, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए। शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 3 बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सो आज हम लोग खत्म करने वाले हैं हमारे बचे हुए कुछ टॉपिक्स। तो टॉपिक्स के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के अंदर हम लोग सैम्पलिंग के प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं, स्टेप्स को पढ़ने वाले हैं, टाइप्स को पढ़ने वाले हैं और इसके अलावा हम लोग सैम्पल साइज के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। सो आइए देखते हैं सबसे पहले सैम्पलिंग की डिफाइन क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग a sufficient number of elements from a population with the purpose of collecting data about their attributes। अब देखो, अगर मेरे को पूरा का पूरा इंडिया का अगर हम लोग ना जैसे जनगणना वगैरह लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंसस लेना। सेंसस के अंदर हम लोग सबको ले लेते हैं, सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब पूरी कंट्री के अंदर जितने लोग हैं हम सबसे पूछताछ करते हैं। बट अगर मेरे को सैम्पलिंग करनी है, सैम्पलिंग के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं दिल्ली के कुछ लोगों को उठा लूँगा। मेरे को अगर दिल्ली के कुछ लोगों से सवाल करने हैं तो मैं उनसे कर लूँगा, या फिर मैं हर एक स्टेट से ना कुछ सेट ऑफ पीपल को लूँगा और उससे मैं इंडिया की एक इमेज तैयार करूँगा। मैं उससे ये देखूँगा कि इंडिया के अंदर क्या चीज़ कैसी है, लिटरेसी रेट कैसा है, या फिर अच्छा है या फिर नहीं है, मतलब जो भी मेरे क्वेश्चन होंगे मैं उससे भी पता कर सकता हूँ। या तो मैं कुछ सेट ऑफ पीपल को ले लूँगा या फिर मैं पूरी की पूरी पॉपुलेशन से पूछूंगा। तो अगर जब हम लोग लेते हैं सेट ऑफ पीपल को, उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग। मतलब अगर मान लो 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ में से हम लोगों ने क्या किया, कुछ 1 करोड़ लोगों को या फिर कुछ 10 लाख लोगों को ही उठाया और उनसे ही सवाल करे, उसको हम लोग सैम्पलिंग बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर इसके स्टेप्स देखें कि हम लोग इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है आप लोगों का आइडेंटिफाई एंड डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और डिफाइन करेंगे कि हमारी टारगेट पॉपुलेशन कौन सी होनी चाहिए। क्या वो बच्चे होने चाहिए, क्या वो बड़े होने चाहिए, क्या वो बूढ़े होने चाहिए, या फिर क्या वो लेडीज़ होनी चाहिए, या फिर वो मेल्स होने चाहिए, या फिर कोई और होना चाहिए। सो हम लोग ये सब चीज़ों को पहले डिसाइड करेंगे। सेकंड स्टेप है हमारा सिलेक्टिंग सैम्पलिंग फ्रेम। फिर हम लोग सैम्पलिंग का फ्रेम देखेंगे कि हम लोगों को कितने लोगों को लेना है। फ्रेम का ये मतलब नहीं आपका फोटो फ्रेम नहीं, फ्रेम के अंदर हम लोग देखेंगे कितने लोगों को हम लोग ले सकते हैं, कितने लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, वो सब डिसीजन हम इसके अंदर लेंगे। थर्ड है हमारा चूजिंग मेथड। हम लोग फिर मेथड डिसाइड करेंगे कौन से मेथड से करना है, क्योंकि सैम्पलिंग के यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है हमारा कलेक्ट डिटरमाइन सैम्पलिंग साइज। फिर हम लोग सैम्पल साइज को डिटरमाइन करेंगे। सैम्पल साइज का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैंने वैसे थोड़ी सी डिफाइन भी लिखी है, नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी ड्रॉन। मतलब हम लोग कितने लोगों से क्वेश्चंस करने वाले हैं, 100, 200, 1000 या फिर 2000 या फिर 10,000, कितने लोगों से हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो होता है हमारा सैम्पल साइज। तो हम लोग वो डिटरमाइन करेंगे। फिर लास्ट स्टेप है हमारा कलेक्ट रिक्वायर्ड डेटा। फिर हम लोग सिंपली जाके उनसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा सैम्पलिंग का प्रोसेस। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसका स्टेप्स वगैरह सब कुछ दे रखा है। सैम्पल साइज के बारे में मैंने समझा रखा है। वैसे तो ये थर्ड हमारा टॉपिक था, बट आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली हमारे टाइप्स के ऊपर कि सैम्पलिंग के भैया कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आप लोगों के सारे ही टाइप्स लिख दिए हैं। सबसे पहले हमारा सिंपल रैंडम, फिर हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, फिर हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एक एक करके मैं आप लोगों को सारे पॉइंट समझा देता हूँ। सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारा सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग लॉटरी मेथड की तरह किसी को भी उठा लेते हैं। जैसे लॉटरी मेथड में आप लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सी की लॉटरी निकलेगी या फिर किस नंबर की लॉटरी निकलेगी, किस बंदे की लॉटरी निकलेगी, इसमें कुछ भी पता नहीं होता है। तो इसमें रैंडमली किसी को भी, अगर मान लो मैं एक क्लास में जाता हूँ, ठीक है, उस क्लास में से मैं किसी भी एक बच्चे को उठा लेता हूँ और उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा सिंपल रैंडम। अगर हम लोग उसी में स्ट्रेटिफाइड रैंडम की बात करें तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम क्या होता है, इसके अंदर मैं कुछ ग्रुप ऑफ बच्चों को अलग कर दूंगा। ठीक है, मान लो मैंने 5 बच्चे अलग कर दिए, 5 बच्चे अलग कर दिए, फिर 30 बच्चे थे, मैंने 5-5 बच्चों के 6 ग्रुप्स बना दिया। अब उसमें से मैं एक बच्चे को निकाल लूंगा, एक बच्चे को मैं इधर से निकाल लूंगा, तो ऐसे मैंने स्ट्रेटा बना दिया। ठीक है, ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटा। सो जब ऐसे हम लोग ग्रुप्स में से बच्चों को चूज कर रहे होते हैं, मतलब जब हम लोग ग्रुप्स में से बेसिकली सैम्पलिंग निकाल रहे होते हैं, सैंपल्स को निकाल रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। थर्ड हमारा सिस्टमैटिक। अब सिस्टमैटिक के अंदर हम लोग ना एक सिस्टम बना देते हैं, जैसे हर 5 बच्चे के बाद मैं छठे बच्चे को चूज करने वाला हूँ। तो मान लो क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, तो मैं हर 5 बच्चे के बाद 6th को कर लिया, फिर 11वें बच्चे को कर लिया, फिर 16th बच्चे को कर लिया, फिर 21 वाले बच्चे को कर लिया। ऐसे ऐसे करके मैं सारे बच्चों को चूज करूंगा। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक, जिसके अंदर हम लोग एक सिस्टम को फिक्स कर लेते हैं और उसी के हिसाब से चूजिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। अब क्लस्टर के अंदर ना हम लोग स्ट्रेटा जैसा ही एक ग्रुप बना लेते हैं, बट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग क्या करेंगे, मान लो मैंने एक स्ट्रेटा बना लिया, मैंने कुछ बच्चों को उसमें से ले लिया। सो क्लस्टर वाला आप लोगों का स्ट्रेटा से डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ना हम लोग स्ट्रेटा तो बनाते ही हैं, मतलब हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल तो लेते ही लेते हैं, बट इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मान लो इंडिया के अंदर मैंने क्या किया, 100 अलग अलग विलेजेस को चूज कर लिया। ठीक है, अब 100 विलेजेस में से मैं ये नहीं करूंगा कि उसमें से भी मैं बच्चे निकाल रहा हूँ। मैंने ग्रुप्स बना लिए, मैंने ग्रुप भी एक नहीं बनाया, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हैं, उसमें से एक पूरा ग्रुप ही मैंने सिलेक्ट कर लिया। स्ट्रेटा के अंदर हम लोग एक एक बच्चे को सिलेक्ट कर रहे हैं, बट इसके अंदर हम लोग ने पूरा ग्रुप ही सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मतलब स्ट्रेटा में हम लोग क्या करते हैं, हमने मान लो 5 ग्रुप बनाए, अब 5 में से मैं कुछ कुछ बच्चों को लूंगा, हर ग्रुप में से एक एक बच्चा ले लिया, ऐसे करते हैं। बट क्लस्टर के अंदर हम लोग
लोग 5 में से पूरा एक ग्रुप ही उठा लेंगे। नेक्स्ट है हमारा मल्टी स्टेज। अब मल्टी स्टेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग डिफरेंट स्टेजेस बना लेते हैं, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बच्चों को चूज़ करेंगे, या फिर मतलब किसी भी चीज़ को चूज़ करेंगे। तो मान लो मैंने स्टेज 1 के अंदर कुछ 10 बच्चों को चूज़ कर लिया, स्टेज 2 के अंदर उन 10 बच्चों में से मैंने 5 बच्चों को चूज़ किया। या फिर इसका एग्जाम्पल मल्टी स्टेज वाले का एग्जाम्पल जैसे IPL होता है, IPL के अंदर आप लोग की 10 टीमें खेलती है, 10 टीमों में से फिर वो मतलब धीरे धीरे करके वो लोग कम होते रहते हैं, ठीक है। एंड में आप लोग की 4 टीमें बचती है, 4 टीमों में से फिर वो 2 टीमें बचती हैं जिनका फाइनल होता है, और फिर उसमें से एक ही जीतती है। तो ऐसे करके हम मल्टी स्टेज को एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। उसका एक थोड़ा सा रिलेटेड एग्जाम्पल वो रह सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल के अंदर जो भी आप लोगों का इंटरव्यूअर है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन लेने वाला है, जो भी क्वेश्चंस करने वाला है, उस बंदे के जजमेंट पे डिपेंड करता है। मान लो आपकी क्लास में टीचर है, आपकी क्लास में अगर जो टीचर होगा ना, उसको पता होगा, प्रोफेसर होगा, उसको पता होगा कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा है, कौन सा बच्चा अच्छा नहीं है। जो रेगुलर क्लास ले रहा होगा उसको लगता होगा हाँ ये बच्चा अच्छा है, भले ही वो अच्छा हो या फिर ना हो, लेकिन उन टीचर्स को लगता है कि बच्चा अच्छा है। सो टीचर्स उन बच्चों को जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं अगर कोई काम होता है तो वो क्या होती है, वो होती है हमारी जजमेंटल की, जज करके भाई उसने सिलेक्ट करा है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा कोटा सैम्पलिंग। अब कोटा सैम्पलिंग तो भाई आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि मैंने मान लो कोई कोटा फिक्स कर दिया, या फिर मान लो मैंने जैसे इंडिया के अंदर कोटा के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती भी रहती है। सो जो कोटा होते हैं ना वो फिक्स्ड रहते हैं और उसी के बेसिस पे चूजिंग करी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। जैसे इंडिया के अंदर, वैसे तो मेरे को बताना मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट आप फिर भी जानते हैं कि इंडिया के अंदर कोटा के बेसिस पे बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन मिलती है, सिलेक्शन मिलता है। सो वो सब चीज़ें आप लोगों को पता ही है, ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस के अंदर अब मान लो मेरे को ना बोला गया कि जाओ जाके ना क्लास में से 5 बच्चों को सिलेक्ट करके लाओ। अब मेरे जो 5 दोस्त होंगे या फिर मेरे जो 5 नोन बच्चे होंगे, मैं जाऊंगा और जाके उनको उठा के ले आऊँगा, ठीक है। तो वो क्या होगी मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से। या फिर आपको भी कभी जैसे कोई टीचर बोलता होगा स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर कि जाओ अपनी क्लास में से 2 बच्चे लेके आओ अपने साथ के, या फिर 5 बच्चे लेके आओ अपने साथ के। तो आप क्या करते हो, मेनली अपने फ्रेंड्स को ही लेके जाते हो। उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कि आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर रहे हो। सो अब आते हैं हमारे कुछ टेस्ट 1, 2, 3, 4। हम लोग कुछ 4 अलग अलग टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बस इनकी डिफाइंस बताऊंगा, क्योंकि हम बहुत ही इन डेप्थ नहीं जाएंगे, आप लोगों को कहीं पे भी इन डेप्थ इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। बुक्स के अंदर तो भाई मैं फिर से बोलूँगा कि बुक्स के अंदर पहाड़, अगर आप उस पहाड़ को पढ़ना चाहते हैं, मतलब वो बहुत सारा मटेरियल यार, बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो अगर आप उनको पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस बच्चे के अंदर हिम्मत है वो कर सकता है, बट एग्जाम के एक दिन पहले आप मेरी वीडियो से ही पढ़ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले हमारा टी टेस्ट। टी टेस्ट के अंदर आता है हमारा, इसकी डिफाइन क्या है, मीन ऑफ 2 गिवन सैंपल्स, 2 सैंपल होंगे उसका मीन होगा, आर कंपेयर्ड, मतलब 2 गिवन सैंपल के अलग अलग सैंपल है एक्स और वाई, उनके मीन्स को हम लोग निकाल लेंगे। उनका मीन आ रहा है मान लो किसी का 10 किसी का 20, उसको हम कंपेयर करते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन पैरामीटर्स आर अननोन या फिर नॉट गिवन। टी टेस्ट हम लोग कब करते हैं, जब हमारे को कोई भी पैरामीटर्स नहीं दे रखे होते, तब हम लोग टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जेड टेस्ट। जेड टेस्ट कौन सा होता है, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर 2 पॉपुलेशन मीन्स आर डिफरेंट व्हेन द वेरिएंसेस आर नोन एंड सैंपल साइज इज लार्ज। पहली बात तो इसके अंदर सैंपल साइज बड़ा होगा। दूसरी चीज़ हम लोगों को क्या पता होगा, हम लोगों को मीन्स पता होंगे, बट 2 पॉपुलेशन के मीन मतलब एक्स और वाई के जो मीन्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे, और जो वेरिएंसेस होंगे ना वो हम लोगों को पता होंगे। तो उस केस के अंदर हम लोग जेड टेस्ट को लेते हैं। इसके अंदर ना हो हा करके हम लोग मतलब थोड़ा सा बताते हैं, हम अपने टेस्ट के अंदर भी हो हा करके लिखते हैं। सो अगर हमारा सैंपल साइज सेम होगा, जो भी हमने डिसाइड किया था, मान लो मैंने सोचा था कि 10 लोगों का ऐसे ऐसे होने वाला है, तो अगर वो सेम निकला, ठीक है, फाइनल आंसर से वो सेम निकला, तो उसको हम बोलेंगे हो, मतलब सेम। अगर वो सेम नहीं निकलता तो हम बोलेंगे हा, ठीक है। सो जस्ट ये एक्सप्लेनेशन के लिए होता है हो हा, आप इसको एग्जाम्पल में बिल्कुल लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा अनोवा टेस्ट। अनोवा टेस्ट के अंदर क्या होता है, इट इज़ यूज टू चेक इफ द मीन्स ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब हम लोग कह रहे हैं कि मीन्स 2 या फिर 2 से ज़्यादा ग्रुप के डिफरेंट हैं क्या एक दूसरे से, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है क्या वो। सो अगर वो सेम होते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई हो, और अगर एक भी एटलीस्ट 1 भी डिफरेंट निकलता है, यहाँ पे एटलीस्ट नहीं लिखा है, सो एटलीस्ट 1 भी डिफरेंट निकलता है, सो उसको हम बोलते हैं हाँ। फिर लास्ट आता हमारा ची स्क्वायर टेस्ट। ची स्क्वायर टेस्ट के अंदर क्या होता है, इट इज़ यूज टू कंपेयर 2 कैटेगरियल वेरिएंसेस या वेरिएबल्स, वेरिएंसेस नहीं है वेरिएबल्स है। सो 2 वेरिएबल्स को, कैटेगरियल वेरिएबल को अगर हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम लोग ची स्क्वायर टेस्ट को लगाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट है तो हम बोलते हैं हो, और एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम बोलेंगे हाँ। सो ये था आप लोगों का यूनिट 3 का एंड के कुछ टॉपिक्स। आप एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो चुका हूँ। सो यहाँ पे खत्म होती है हमारी BRM की यूनिट 3। आई होप आप लोगों को सीरीज अच्छी लग रही होगी, वीडियोस अच्छी लग रही होगी, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं कि वीडियोस कैसी लग रही है। इसी के अलावा आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी लेते हैं, धन्यवाद।